नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है हमारे इस वीडियो में। और आज हमें देखना है EE 308 का टॉपिक नंबर 5.4। 5.4 का टॉपिक क्या कह रहा है कि रिएक्टिव पावर रिक्वायरमेंट्स ड्यूरिंग पीक एंड ऑफ पीक हावर्स। यानी रिएक्टिव पावर रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, कैसे इसे समझें। ऑफ पीक हावर्स और पीक हावर्स में क्या अंतर पड़ता है रिएक्टिव पावर की डिमांड में, रिक्वायरमेंट्स में, ये अपन को आज इस टॉपिक में देखना है। तो पिछले वीडियोस में या और भी दूसरे वीडियोस जो यूट्यूब पे इतना भंडार पड़ा है या किताबों में आपने पढ़ा होगा, मेरे ही पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि अपन ने एक बात करी थी कि अगर बहुत स्मॉल डिस्टर्बेंस हो रहा है किसी पावर सिस्टम में, फॉर वेरी स्मॉल डिस्टर्बेंस, जब मैं वेरी स्मॉल लिख रहा हूँ इसका मतलब वेरी स्मॉल ही है, वेरी स्मॉल डिस्टर्बेंसेस, कि अचानक से अगर लोड में चेंज भी आ रहा है तो वो ज़्यादा नहीं आ रहा, पावर सिस्टम स्टेबल ही रहता है, कोई खास वेरिएशन नहीं आता, स्टेबलाइजेज इटसेल्फ, कोई खास वेरिएशन नहीं आता है। और अगर आता भी है तो फॉर स्मॉल चेंजेस, फॉर स्मॉल डिस्टर्बेंसेस हम जानते हैं कि P जो है ये डिपेंड करता है डेल्टा पर, एंड Q जो है ये डिपेंड करता है वोल्टेज प्रोफाइल पर। डेल्टा क्या है? अपना अंदर का मशीन का पावर एंगल है, और V क्या है? वोल्टेज प्रोफाइल है एट डिफरेंट बसेस। तो रियल पावर जो है वो तो डेल्टा पर निर्भर करती है और रिएक्टिव पावर हमारी वोल्टेज पर निर्भर करती है। तो यानी कि अगर हमें ये समझना है कि रिएक्टिव पावर रिक्वायरमेंट्स क्या है, तो हमें ये समझना पड़ेगा कि वोल्टेज प्रोफाइल क्या रहती है पीक और ऑफ पीक आवर्स में। अगर हमने ये समझ लिया कि वोल्टेज प्रोफाइल क्या रहती है पीक और ऑफ पीक आवर्स में, तो हम ये पता लगा लेंगे पीक आवर में हमें रिएक्टिव पावर देनी है कि लेनी है, या ऑफ पीक आवर में हमें रिएक्टिव पावर सप्लाई करनी है या कम जनरेट करनी है, ज़्यादा जनरेट करनी है कि कम जनरेट करनी है। तो हमें सारा का सारा मुद्दा किस बात पे, वोल्टेज प्रोफाइल देखना है पीक आवर्स और ऑफ पीक आवर्स में कैसी होती है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं क्या कि अगर हमें रिएक्टिव पावर रिक्वायरमेंट समझनी है, चाहे पीक आवर्स हो या ऑफ पीक आवर्स हो, तो हमें सिस्टम की वोल्टेज प्रोफाइल समझनी चाहिए। तो जब किसी लोड को ट्रांसमिशन लाइन के माध्यम से सेंडिंग एंड वोल्टेज कांस्टेंट रखते हुए, सेंडिंग एंड वोल्टेज कांस्टेंट रखते हुए जब किसी ट्रांसमिशन लाइन के माध्यम से किसी लोड को सप्लाई किया जाता है, ये हमारी रिसीविंग एंड होगी VR। हमने क्या किया, सेंडिंग एंड वोल्टेज को कांस्टेंट रख रखा है। तो क्या होता है कि रिसीविंग एंड या लोड वोल्टेज में वेरिएशंस होते हैं, और ये दो बातों पर निर्भर करते हैं। जब हम यहाँ से एक लोड ट्रांसफ़र करेंगे, इसको सप्लाई करेंगे लोड को कुछ पावर, तो लोड वोल्टेज में या रिसीविंग एंड साइड की वोल्टेज में वेरिएशंस आना स्वाभाविक है, वो आएंगे। और वो दो बातों पर निर्भर करेंगे, कौन कौन सी? एक तो मैग्नीट्यूड ऑफ द लोड, यानी कि लोड कितना है उसका मैग्नीट्यूड खुद का, और दूसरा पावर फैक्टर ऑफ द लोड। इन दो बातों पर निर्भर करेंगे। इन दो बातों पर निर्भर करेगा क्या कि ये VR जो सेंडिंग एंड वोल्टेज है इसमें कितना फ्लक्चुएशन आएगा। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊं, अगर हायर द लोड एंड लोअर द पावर फैक्टर, तो ग्रेटर विल बी द वेरिएशंस। फ्लक्चुएशंस इन VR, यानी रिसीविंग एंड साइड या लोड साइड पर जो वोल्टेज है उसमें बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस होंगे अगर क्या होगा, लोड हाई होगा और पावर फैक्टर लो होगा। बेसिकली हमने क्या किया, लोड हाई मतलब P तो बहुत ज़्यादा डिमांड करी जा रही है और पावर फैक्टर लो है,
तो क्यू भी बहुत ज़्यादा डिमांड। लो पावर फैक्टर होने का मतलब क्या, मान लो अगर जैसे थीटा है 0.5, तो यानी कि जो यहाँ से पावर सप्लाई होगी ना उसमें पी के साथ साथ क्यू भी फ्लो करेगा बहुत ज़्यादा। वी आई कॉस फाइव से अपन निकालते हैं ना, कॉस फाइव जितना, वो तो रियल पावर हो गई, और वी आई साइन फाइव, अगर थीटा पावर फैक्टर घट रहा है तो अपन को रिएक्टिव पावर भी सप्लाई करनी पड़ेगी, रिएक्टिव पावर भी डिमांड कर रहा है, इसका मतलब अपना लोड। तो पावर सिस्टम की किसी भी बस पर वोल्टेज में वेरिएशन होना सीधे सीधे किस बात को संकेत देता है, किस बात का संकेत देता है कि बस पर रिएक्टिव पावर डिमांड और रिएक्टिव पावर जनरेशन बराबर नहीं है। यानी कि अगर मुझे इस ट्रांसमिशन लाइन के ऊपर क्यू सप्लाई करनी पड़ रही है, इसका मतलब यहाँ पर जो ये लोड लगा हुआ है ये कंपनसेटेड नहीं है। कंपनसेटेड नहीं होने का मतलब क्या है कि ये हो सकता है एक इंडक्टिव लोड हो, उदाहरण के तौर पर कोई इंडक्शन मोटर हो, इंडक्टिव लोड हो और ये रिएक्टिव पावर डिमांड कर रही है, पर साथ ही साथ मुझे यहाँ पर कुछ ना कुछ रिएक्टिव पावर सप्लाई करने का जुगाड़, कुछ सतूना इनको देना चाहिए इस लोड को। और कहने का मतलब क्या हुआ कि जितना क्यू डिमांड है उतना ही क्यू जनरेशन यहीं से हो जाना चाहिए। तो लाइन के ऊपर ये क्यू फ्लो नहीं करवाना पड़ेगा, चाहे पीक कंडीशन हो चाहे ऑफ पीक कंडीशन हो। पर ऐसा हर जगह पॉसिबल नहीं है, हर लोड के साथ पॉसिबल नहीं है, तो हमें यहां से रिएक्टिव पावर सप्लाई करनी पड़ती है। और रिएक्टिव पावर ग्रिड स्टेशन से कितनी सप्लाई करनी है ये पीक आवर्स और ऑफ पीक आवर पर निर्भर करता है। तो हमें रिएक्टिव पावर जनरेटेड, तो अच्छा पहले अपन एक दूसरी बात समझ लेते हैं कि क्या होगा कि अगर किसी भी बस पर, किसी भी बस बार पर, एट एनी बस बार इफ Q generated is greater than Q demand, तो क्या होगा, वोल्टेज विल राइज, उस बस बार पर वोल्टेज बढ़ जाएगा। और इफ Q जनरेशन इज लेस देन Q डिमांड, तो वोल्टेज विल फॉल। इस तरीके से वेरिएशन समझिए आप, ठीक है। तो हमें ये समझना है कि वोल्टेज प्रोफाइल जो है बस बार पर वो अंडर पीक लोड और ऑफ पीक लोड की ड्यूरेशन में क्या होती है। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर पीक लोड कंडीशन में मान लो अगर वोल्टेज घट रहा है तो यानी कि जनरेशन कम है, तो अपन को जनरेशन देना है, रिएक्टिव पावर सप्लाई करनी है। और अगर ऑफ पीक कंडीशन में अगर जनरेशन ज़्यादा है, डिमांड कम है ऑफ पीक आवर्स में, तो यानी वोल्टेज राइज करेगा, यानी हमें कुछ ना कुछ तरीके से डिमांड या तो बढ़ानी है या फिर जनरेशन कम करना है। ये दो बातें हैं। तो पीक आवर्स में क्या होता है, पीक आवर्स में एक एक करके दोनों कंडीशन देखते हैं। पीक आवर्स में मैक्सिमम लोड चालू होते हैं और हमें पता है कि मोस्टली लोड्स आर इंडक्टिव नेचर के होते हैं मोस्टली हमारे सिस्टम में लोड। तो एक तो मोस्टली लोड इंडक्टिव है और वो मैक्सिमम लोड्स चालू हैं, ऑन हैं, कब, पीक आवर्स कंडीशन में। तो यहां पर क्यू जनरेशन लो ही रहेगा क्यू डिमांड से, यानी वोल्टेज विल सैग। और वोल्टेज प्रोफाइल अगर सैग करेगी, वोल्टेज अगर फॉल करता है, वोल्टेज गिरता है किसी बस पे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू सप्लाई रिएक्टिव पावर। कब, ड्यूरिंग पीक आवर्स। हमें सप्लाई करना ही पड़ेगा, ठीक है। और दूसरी कंडीशन एक और देख लेते हैं जो हमारा मेन मुद्दा है। ऑफ पीक आवर्स में, ऑफ पीक आवर्स में क्या होगा कि मोस्टली ऑल लोड इज इन ऑफ कंडीशन। पीक आवर्स में तो सारे लोड स्टार्ट होते हैं, चालू होते हैं, शुरू होते हैं और
ऑफ पीक आवर्स में मोस्टली सभी लोड बंद होने लग जाते हैं, बंद अवस्था में होते हैं। तो उस दौरान क्या होता है, क्योंकि मोस्टली इंडक्टिव लोड है और इंडक्टिव लोड आपने बंद कर दिया तो जो एग्जिस्टिंग हमारी केबल्स है, एग्जिस्टिंग कैपेसिटर बैंक्स हैं, वो तो क्यू जनरेट करते ही हैं। तो क्यू जनरेशन ज़्यादा हो जाता है क्यू डिमांड से, और वोल्टेज प्रोफाइल्स फूलने लग जाती है, यानी वोल्टेज बढ़ने लग जाता है बस बार्स पर। तो हमें क्या करना पड़ेगा इस केस में, वी हैव टू, क्या करना पड़ेगा अब हमें, ऐसा तो नहीं कर सकते हम कि जो कैपेसिटर लग रहा है उसको हटा दे सिस्टम से, उसे या तो सिस्टम से काटना पड़ेगा, पर केबल्स जो लगी हुई हैं केबल्स को तो हम आप हटा ही नहीं सकते, वो तो चार्ज रहेंगी ही रहेंगी। तो वी हैव टू इंट्रोड्यूस शंट रिएक्टर्स एट वेरियस नोड्स, अलग अलग सब स्टेशंस पर हमें शंट रिएक्टर्स को ऑन करना पड़ेगा ताकि वो एक्स्ट्रा जो क्यू जनरेशन हो रहा है सिस्टम में उसको खा जाए, ठीक है, और हमारी वोल्टेज प्रोफाइल मेंटेन रहे। तो इस तरीके से हमने ये देखा कि भाई पीक आवर्स में और ऑफ पीक आवर्स में रिएक्टिव पावर की क्या क्या सिचुएशन रहती है और उसके लिए अपन को क्या सॉल्यूशन निकालना पड़ता है। तो आज के वीडियो में इतना ही, बाकी का वीडियो आगे देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक 5.5 नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए, लगातार सीखते रहिए।